हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये छोटा सा प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें हम आपको आज आपके लिए नए लेक्चर लेके आए हैं। छोटा सा एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी में अगर बोले तो सरल आवर्त गति। ये इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा उठकर आता है एग्जाम के व्यू में। अगर देखें तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स की, नेवी की, तो उसमें से इसमें एक क्वेश्चन देता है। ठीक, तो आज हम आपको शुरू से इसमें बताने वाले हैं जो जो हो सकता है, जो आने वाला है, उसी से रिलेटेड आपको इसमें कुछ बताएंगे। चलिए आगे मजा लेते हैं, चैप्टर का आनंद लेते हुए करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सरल आवर्त गति होता है, इसका शुरुआत होता है आवर्ती गति से। कि आवर्ती गति क्या होता है? आवर्ती गति आप नाम से पता लगा सकते हैं कि आवर्त यानी कि आवर्त काल इसमें होना जरूरी है। यानी कि ऐसा गति जिसमें कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार रिपीट करता है, दोहराता है, उसे आवर्ती गति कहा जाता है। बार बार निश्चित समय अंतराल पे दोहराता रहे तो उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे अगर हम बोले तो जो पृथ्वी होती है सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का गति एक आवर्ती गति है और ये सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती हैं, तो इसका आवर्त काल 365 दिन है। ठीक, इसी तरह से चंद्रमा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस तरीके से। उसमें से ये गति निकल कर आती है दोलनी गति। दोलनी गति में क्या होता है कि जैसे आपने कोई पेंडुलम देखा होगा, तो पेंडुलम को देखे तो बार बार ऐसे ऐसे हिलता रहता है, वो ऐसे ऐसे। यानी कि इसका ये बीच वाला जो होता है, ये उसकी माध्य स्थिति होती है, साम्य स्थिति होती है। तो जब कोई पिंड आवर्ती गति करे लेकिन किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इधर उधर घूमता रहे, तो इस प्रकार की गति को दोलनी गति या कंपन गति कहते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि एक दोलन पूछते हैं कि एक दोलन किसे कहते हैं। तो एक दोलन का मतलब होता है कि मैंने इस पिंड को, मान लीजिए यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ ले गया और जब दोबारा ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो ये एक दोलन कंप्लीट करता है। या ये भी कह सकते हैं एक बार इधर फिर यहाँ पर आए तो इसको एक दोलन कहा जाता है। ठीक, अब एक दोलन कवर करने में इसने जितना समय लिया है उसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से, जब मैं इसको इधर करूंगा तो ये किधर भागेगा? किधर भागेगा? ये भागेगा इधर। यानी कि मैं कर रहा हूं इसको इधर, तो इस पर एक बल लगा इधर। नहीं बुझाया? मैं इधर जब इसको करूंगा तो इस पर एक बल लग रहा है जो कि इसे नीचे खींच रहा है। इसका मतलब है कि जिधर मैंने इसको खींचा उससे विपरीत ये भागा। इधर मैं इसको खींचूंगा, इधर भागेगा। यानी कि मैं अगर उधर विस्थापित करूंगा तो ये इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब है कि जिधर विस्थापन होगा उसके विपरीत एक बल लगेगा और इसी बल को कहते हैं प्रत्यानन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानन बल कहा जाता है इसे, कि भाग किया हमने उधर, बल लगा इधर। जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचे इधर तो बल लगाएगा अपनी तरफ, यानी कि वो हमें अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको प्रत्यानन बल कहा जाता है। अब सरल आवर्त गति क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई छोटा सा कोई दीवार है और यहाँ पर हमने इसे पिंड बांध दिया। तो जब ये गति छोटी हो, छोटी, जैसे देखने में एक सरल रेखा लगे, छोटी गति होनी चाहिए, छोटी सी, कि देखने में ये सरल रेखा लगे, तभी हम इसे सिंपल यानी कि सरल कह सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तो घूम रहा है और वृत्ताकार बना रहा है, तो नहीं, ये सरल आवर्त गति नहीं हो सकती। अगर ये छोटा सा ही घूमे जिसे हमें देखने पर ऐसा लगे कि ये सरल रेखा में है, उसे ही सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक, अब ये भी कह सकते हैं इसमें कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि उसमें लगने वाला प्रत्यानन बल उसके विस्थापन के विपरीत हो, तो उसे सरल आवर्त गति कहा जाता है। और इसका सिंपल में सूत्र होता है माइनस के k इंटू विस्थापन। विस्थापन को दर्शा देते हैं भी y से। ठीक, y काम में आने वाला है, तो F बराबर माइनस के वाई, जहाँ F क्या होता है? प्रत्यानन बल। F क्या होता है?
प्रत्यानयन बल, जो K होता है ये होता है बल नियतांक, और जो Y होता है ये होता है विस्थापन। ठीक, K बल नियतांक है, Y विस्थापन है और F प्रत्यानयन बल है। ठीक, ये हमें याद होना चाहिए कि ये प्रत्यानयन बल है। ठीक ना, चलिए अब आपको इतना ये जो हमने बता रखा है ये पीछे आपको रिकॉल कराने के लिए था कि आपको कुछ याद हो जाए। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलने वाले हैं। ठीक, जैसे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जैसे देखिए ध्यान से, पहला होता है y बराबर में a साइन ओमेगा t और प्लस में फाई। ये होता है इसका फॉर्मूला, y बराबर में a साइन ओमेगा t प्लस फाई, जहां पर y विस्थापन है, a आयाम है, आराम हराम है, आराम नहीं करना है, ये आयाम है, आराम करेंगे तो आराम ही करते रह जाएंगे। जो ओमेगा होता है ये कोणीय वेग है, t किसी अगर समय पर पूछ ले तो उसको हम कहते हैं समय। फाई क्या है, तो प्रारंभिक कला है, प्रारंभिक कला, फाई प्रारंभिक कला होता है। ठीक, टी किसी भी समय पर जब आपसे पूछे वो समय होता है। लेकिन अगर इसमें छोटी सी अगर बात ध्यान दी जाए, जो ओमेगा होता है ये होता है 2 पाई n, n जो होती हैं ये आवृत्ति होती है, ओमेगा कोणीय वेग होता है, और वगे लिख दिया है हमने, वेग होता है। अब इसी n को जब चेंज करते हैं तो 2 पाई 1/t आता है, इसका मतलब कि कोणीय वेग बटा में t है, ये ध्यान देना है। t जो होता है ये बड़ा वाला t, इसे कहते हैं आवर्तकाल, और कन्फ्यूजन यहीं पे रहती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होती है। ये ध्यान देना कि ये t समय है, जब हमसे कहेगा कि इस समय पर विस्थापन कितना है तब, जबकि ये t होता है ये आवर्तकाल होता है, एक दोलन, इसका मतलब कि कहीं कण यहाँ से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आएगा यहाँ पर, तब हम कहेंगे एक दोलन, और ये एक दोलन में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। ठीक, तो ये फॉर्मूले जो हैं जरूरी हैं, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ नोट करते चलिए। y बराबर में a साइन ओमेगा t हमने लिख रखा है। एक और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वेग का भी जो होता है वेग, हम इसे कहते हैं ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक छोटी सी मैं हमसे आपसे बात पूछने वाले हैं, बताइए कि अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है, अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है? तो अधिकतम विस्थापन होता है आयाम के बराबर। कहेंगे कैसे, तो इधर आइए, थोड़ा सा इधर घूमिए और ये देखिए, ये थोड़ा लम्बगोड़ बना है, इसे कहते हैं त्रिज्या, ए से दर्शाते हैं। ये इस वाले हिस्सा हमारे जो होता है ये विस्थापन को दर्शाने का काम करता है। ठीक, ये जो होता है कोण थीटा होता है, जिसे हम ओमेगा टी कहते हैं, और इसी को जब इस पर बनाते हैं तो ये थीटा कहलाता है, और ये जो हिस्सा होता है ये वाई होता है। ठीक, जो विस्थापन करता है, विस्थापन, ये वाई जो होता है विस्थापन होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा का मान निकालते हैं, तो ये वाला समीकरण आता है, ये वाला, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर ये देता है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई देता है। ठीक, अब देख के बताइए कि जो ये y है क्या इतना बड़ा हो सकता है? अरे हो सकता है, विस्थापन यहाँ तक जा सकता है, कि जो अधिकतम विस्थापन हो सकता है वो यहीं तक हो सकता है, यहाँ तक। और ये किसके बराबर है, तो इस a के बराबर है, ये भी a है, यानी कि ये त्रिज्या है, और इसी को हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। इसका मतलब कि अधिकतम विस्थापन आयाम के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी तो a है। ठीक, तो अधिकतम विस्थापन आयाम हो सकता है। और न्यूनतम विस्थापन कितना होगा, तो न्यूनतम विस्थापन हो सकता है यहाँ पर ही 0, माइनस वाले को नहीं कहना, तो डायरेक्शन में आता है, विपरीत दिशा होती है। जो न्यूनतम विस्थापन हो सकता है, छोटा सा विस्थापन हो सकता है, वो होता है तुम 0 इस केंद्र बिंदु पर, क्योंकि y जब यहाँ पर रहेगा तो 0 रहेगा, तो एकदम छोटा सा।
तो y जो होता है विस्थापन वो एकदम शून्य होता है, छोटा विस्थापन लेंगे तो। और जो हमारा v होता है इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप सोच के बताइए कि अगर हमें v मैक्स निकालना हो, v मैक्स का मतलब कि अधिकतम वेग निकालना हो, तो जब अधिकतम वेग निकालना होगा तो इसको हम कैसे भी करके यदि इसे 0 कर दें तो वेग मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो a में से घटेगा और v का मान छोटा आ जाएगा। इसलिए y का मान 0 होना चाहिए, यानी कि v मैक्स अधिकतम मान निकालने के लिए y का छोटा होना जरूरी है। ठीक, y जो है छोटा होना जरूरी है। और y छोटा कितना हो सकता है, तो 0 हो सकता है। आप कहेंगे नहीं माइनस वाई हो सकता है, अरे भाई तो माइनस वाई रखेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर घट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो जो y की वैल्यू होती है v मैक्स के लिए तो y का मान 0 होना चाहिए, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा सिंपल a स्क्वायर, स्क्वायर से ये खत्म, यानी कि v मैक्स बराबर में a ओमेगा। यानी कि यदि आपको वेग अधिकतम निकालना है तो विस्थापन 0 होगा। अगर आपको वेग अधिकतम निकालनी है तो विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। ठीक, यदि आपको v मैक्स निकालना है, अधिकतम वेग निकालना है तो y 0 होगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ। ठीक, चलिए अब आप इसमें थोड़ा सा एक बात बताइए, यहाँ पर इसी को, इसमें विस्थापन 0 कितना हो, कहाँ होगा। अगर हम इधर खड़का देंगे तो विस्थापन बढ़ेगा, इधर खड़काएंगे तो भी विस्थापन बढ़ेगा, इसका मतलब कि जरूर यहीं पे विस्थापन 0 होगा। बताइए विस्थापन कितना है, बताइए। अरे विस्थापन 0 है, इधर जाएगा तो विस्थापन बढ़ा, इधर आया तो भी विस्थापन बढ़ा, तो विस्थापन 0 यहाँ होगा, यहाँ। ठीक, तो जो विस्थापन 0 है यहाँ होता है, इसका मतलब कि जरूर इस वाली स्थिति पे वेग अधिकतम होता है, इस वाली स्थिति पे वेग अधिकतम होता है। ठीक, अब जब इस वाली स्थिति पर वेग अधिकतम होता है, यानी कि कौन सी स्थिति, तो यही तो माध्य स्थिति है। यानी कि हम कह सकते हैं कि माध्य स्थिति पे वेग अधिकतम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए कि सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग कहाँ होता है, आप कहेंगे माध्य स्थिति पर। अच्छा, माध्य स्थिति पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि Vm मैक्स a ओमेगा के बराबर होता है, जहाँ पर a आयाम है। a क्या है, आयाम हो, लिखना पड़ेगा मुझे, लिखा है मैंने, आयाम है। और इसमें एक और आता है त्वरण, इसमें त्वरण को दर्शाते हैं अल्फा से, ये ध्यान देना होगा आपको, त्वरण को दर्शाते हैं अल्फा से। और त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई विस्थापन है, ओमेगा कोणीय वेग है। आप कहेंगे ये कहाँ से आया, अरे भाई आपने 11वीं में पढ़ रखा है कि जब हम विस्थापन को एक बार अवकलन करेंगे तो वेग देगा, 2 बार अवकलन करेंगे तो त्वरण देगा। वही मैंने 2 बार हल करके लाया इसको, इसी को हल करेंगे तो ये हमें मिल जाते हैं। ठीक, अब एक और बात आ जाती है कि अगर हमें त्वरण मैक्सिमम निकालना हो तो क्या होगा। अरे अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो त्वरण 0 होगा, लेकिन अगर कहीं विस्थापन ही मैक्सिमम हो गया तो क्या त्वरण भी मैक्सिमम होगा, होगा। अगर विस्थापन मैक्सिमम होगा तभी त्वरण मैक्सिमम होगा। ठीक, इसका मतलब है कि मैक्स निकालने के लिए जो y है, y अधिकतम, विस्थापन कितना होता है, आयाम के बराबर होता है, यानी कि y को a होना पड़ेगा। ठीक, लिख देंगे ये यहाँ पे कि अगर हमें त्वरण मैक्सिमम निकालना है तो ये विस्थापन के बराबर होगा आयाम, तभी ऐसा हो सकता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। फिर त्वरण मैक्सिमम कहाँ कहाँ होगा, अरे तो त्वरण अधिकतम विस्थापन यानी कि इधर तक, कहाँ तक y जा सकता है, इधर तक, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है, इधर अधिक तक। दूसरा पॉइंट नोट करना है आपको, त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत, माइनस विपरीत है, यानी कि अगर त्वरण उधर होगा उधर तो विस्थापन इधर होना चाहिए, यानी कि और विस्थापन उधर होगा तो त्वरण इधर भागेगा। ठीक, चलिए तो ये हमने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं। y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर में 2 पाई 1 बाय टी, v बराबर में ओमेगा करनी में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v मैक्स निकालना हो तो a ओमेगा, और यदि अल्फा मैक्स निकालना हो तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर a आयाम। ठीक, तो ये है सरल आवर्त गति के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए।
इसे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए एक साथ सभी सूत्र लिख रहे हैं। पहले y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। हाँ, ओमेगा क्या है तो कोणीय वेग है 2 पाई n, आवृत्ति है 2 पाई बटा टी, f बराबर माइनस के के वाई, v बराबर में कर्णी में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अल्फा बराबर में माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। मैक्स करना हो तो सिंपल में फॉर्मूला आया a ओमेगा, और यदि आपको त्वरण मैक्सिमम करना हो तो ये आया माइनस के ओमेगा स्क्वायर a आयाम। इसी के बेस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, एकदम आसान हलवा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको ध्यान समझना है। कह रहा है सोचो, अरे y बराबर में 0.05 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बटा 3। क्वेश्चन में कह सकता है आयाम निकालिए, दूसरा कह सकता है ओमेगा निकालिए, कोणीय वेग n निकालिए, आवृत्ति ठीक, आवर्तकाल निकालिए। ये इतने सारे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। सही से लिख देता हूं, आयाम निकालिए, कोणीय वेग निकालिए, तीसरा पूछ सकता है आवृत्ति निकालिए, चौथा पूछ सकता है आवर्तकाल निकालिए। टी से दर्शाते हैं, इसको n से दर्शाते हैं, इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, इसको a से दर्शाते हैं। ये 4 क्वेश्चन हमें हल करने हैं। सबसे पहला काम, चूंकि y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को उठाकर यहां पर रखिए इस तरीके से। तो देखिए क्या a इसकी जगह पर आएगा, इसका मतलब है कि a की वैल्यू 0.05 मीटर। आंसर आयाम निकल गया हमारा, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, कोणीय वेग निकालना है, ओमेगा निकालना है। तुलना कीजिए, इसको जब यहां पर रखेंगे तो ओमेगा टी 2 पाई टी, यानी कि ओमेगा टी 2 पाई टी के बराबर है। टी से टी खत्म, ओमेगा का मान 2 पाई। ठीक, सेकेंड इनवर्स आता है इसका जो मात्रक होता है। तीसरा है आवृत्ति। आवृत्ति कैसे निकाले, यहां से निकाले। ओमेगा बराबर 2 पाई एन रखिए, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। अरे ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 2 पाई, अरे तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है ना, बराबर 2 पाई एन। 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो n की वैल्यू 0। हाँ 0 नहीं है, अरे बाबा ये कटा है। 2 पाई बटा 2 पाई बराबर n, कटा तो 1, यानी कि 1 हटज, हर्ट नहीं हटज। सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं आप, इसको HZ कहते हैं। एक और क्वेश्चन बचा पड़ा है आवर्तकाल का, जिसको दर्शाते हैं T से। देखिए यहाँ पे अगर आपको T निकालना है तो क्या ओमेगा बराबर में 2 पाई बटा T होगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बराबर 2 पाई बटा T, 2 पाई से 2 पाई खत्म, T की वैल्यू 1 सेकेंड। ठीक, इतना ही इजी क्वेश्चन आपसे छोटा सा क्वेश्चन इजी लेकर पूछ देता है, जिसमें लड़के अक्सर जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो ठीक, नहीं आया तो भी उतारिए, आया है तो भी उतारिए, अच्छी बात रहेगी। तो मिटा देते हैं हम इसको। चलिए
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है सिंपल में क्वेश्चन लेते हैं। यदि अल्फा बराबर में माइनस के 4x, अल्फा बराबर माइनस के 4x, तो आवर्तकाल बताइए। आवर्तकाल t बराबर क्या होगा? यदि कोई पिंड HHM कर रहा है और उसका जो त्वरण का समीकरण है माइनस के 4x है, तो उसका आवर्तकाल बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है। अरे चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा बराबर माइनस का स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है जी? होता है। x की जगह अल्फा, अल्फा की जगह क्या ओमेगा स्क्वायर की जगह 4 होगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, ओमेगा की वैल्यू 2। अरे 2 पाई बटा टी, ओमेगा 2 पाई बटा टी बराबर 2, 2 से 2 खत्म, पाई बराबर टी, यानी कि जो इसका आवर्तकाल है वो पाई सेकेंड है। आवर्तकाल कितना है? पाई सेकेंड है। एकदम इजी क्वेश्चन। और एक आपको बात ध्यान देनी होती है कि ये हमारा जो क्वेश्चन थे y बराबर में a sin ओमेगा t प्लस 5 पर है, लेकिन इसी क्वेश्चन को कभी कभी कॉज में दे देता है। लेकिन ये भी बात ध्यान देनी होती है कि y अक्ष पर साइन होता है और x अक्ष पर कॉज होता है। तो जब भी हमें x का समीकरण देगा ये हमेशा ही कॉज के रूप में देगा। ठीक, ये आपको समझना था बस, कि अगर x देगा तो जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो कॉज में होना चाहिए, और यदि y में देगा तो साइन में होना चाहिए। अगर नहीं होता बदलना पड़ेगा उसको। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, शेयर करो। ठीक, चलिए।